क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के जो है हम लोग संभावित क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सबका। आज हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित जीव विज्ञान, बायोलॉजी के एमसीक्यू के आधारित क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि साइंस के बीपीएससी में 30 प्लस क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जिसमें बायो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी संख्या कभी कभी 15, कभी कभी 18, कभी कभी 20 हो जाती है। तो इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है और 68 में सबसे कठिन क्वेश्चन थे जो है साइंस के। तो इसलिए साइंस के क्वेश्चन को हम जरा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में हम अध्ययन किसका करते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इससे हम पता लगाते हैं कि जीवाश्म कितने साल पुराने हैं और कैसे उनके बारे में, उनका इतिहास हमें कैसे पता लगाया जाए। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जीवों और वातावरण के बीच जो अंतर अभिक्रिया होती है उससे संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कौन सी शाखा है जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं? एल्गी जिसे कहते हैं। और शैवाल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यह भी याद रखिएगा, शैवाल हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो शैवालों का जो अध्ययन होता है उस विज्ञान को कहा जाता है फाइकोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो वन के विकास का। जो हम वृक्षारोपण करते हैं, वनों का विकास करते हैं, उसे हम सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ये, तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पीडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो पीडोलॉजी में हम भूमि का या मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है। तो याद रखिएगा, जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं उनके लिए जो विज्ञान की शाखा है उसका नाम है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जो पौधों को नाम दिया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है। रासायनिक नाम दिया जाता है तो उस विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में जो पौधों का वितरण होता है उसके अध्ययन को कहते हैं, इसको कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है संसार में, विश्व में पौधों के वितरण के अध्ययन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, इनको अच्छे से करना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप उसको पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है बीपीएससी को लेकर के, तो आप वहाँ डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। सभी सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ओलेरिकल्चर को लेके, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा आर्बोरिकल्चर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है उसे हम शारीरिक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन होता है?
तो वृक्षों का जो संवर्धन किया जाता है उसमें हम उसे किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह हो जाएगा वृक्षों और वनस्पतियों की खेती। हम वृक्षों और वनस्पतियों की जो खेती होती है उसमें हम करते हैं और उसी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वृक्ष संवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसे हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो वर्गीकी का जो पितामह है वो लीनियस को कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। किसी देखा होगा कोई भी नाम होता है, कोई जीव होते हैं, उनके एक रासायनिक नाम होता है और एक उसका नाम होता है। तो उस द्विनाम पद्धति का जनक या प्रतिपादक किसे कहते हैं, तो ये लीनियस को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो जो फाइट्स होते हैं वो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। जो पौधों का विकास जल में किया जाता है उसे हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ठीक है। तो द्विनाम पद्धति में जो पौधों के नाम लिखे जाते हैं उनके दो शब्द होते हैं। उस शब्दों के जो नाम क्या हैं, वंश और जाति। तो वंश और जाति के आधार पर द्विनाम पद्धति रखी गई है विभिन्न जीव, वनस्पतियों, पौधों सबके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम अनावृत बीजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने किया था, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ये इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। तो जीवाणुओं से संबंधित अगर कहा जाए निम्नलिखित में कथन में से कौन सा सही है। अब याद रखिएगा एग्जाम में सबसे पहले आप इसी को ध्यान देंगे, कौन सा हाँ और या नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हाँ पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें सही है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। नहीं, इसके गलत ऑप्शन है। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ सभी की बात हो रही थी, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुछ जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। आप इस इंग्लिश वर्जन भी आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे सारे सब्जेक्ट के। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को पौधे माना जाता है क्योंकि जीवाणुओं को हम पौधे भी मानते हैं, पौधों की श्रेणी में भी इसको रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल कहते हैं इसको। याद रखिएगा जो कोशिका भित्ति वो पौधों में होता है, पेड़ों में होता है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो जो जीवाणु होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए कुछ विद्वान इन्हें पौधों की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पाश्चर प्रसिद्ध है। ठीक है। किससे प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है। तो इनमें सबसे छोटा जीव कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अगर हम नाइट्रोजन यौगिक में बदलने का काम कौन से जीवाणु करते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तो याद रखिएगा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को जड़ से प्राप्त करते हैं। तो यह जड़ में मिलाने का काम कौन करता है? मिट्टी में नाइट्रोजन, वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिलाने का काम कौन करता है? तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, वही वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम
करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बिजली गिरती है, बिजली के गिरने से भी नाइट्रोजन मिट्टी में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये है आपका एसररीशिया कोलाई। एसररीशिया कोलाई नामक जीवाणु जो है ये मानव की आंत में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तपेदिक। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है। टीबी को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम अगर पूछा जाए तो यह है आपका माइक्रोबैक्टीरियस। माइक्रोबैक्टीरियस नामक जीवाणु से ही जो है टीबी नामक रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न किससे होती है। इसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग किस जीवाणु के विषाक्त के कारण होता है, तो उसका नाम है, यह है आंसर बी, क्लोस्ट्रीडियम बाटलिनम नामक जीवाणु होता है, उसी से फूड पॉइजन की बीमारी होती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स दवाएं बनती हैं वो अधिकांशतः किससे प्राप्त होती हैं, जीवाणुओं से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, 64, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है। तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण का मतलब, यौगिकीकरण मतलब होता है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाता है, किसके द्वारा, फली। जो दलहनी फसल होती हैं, अरहर, मटर, मटर जो है चना, इन सब में जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो वो फसल कौन सी है, फली अर्थात दलहनी फसल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और यह है ऑक्सीजन का अवशोषण, या ऑक्सीजन के अवशोषण के द्वारा जो है ये काम किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो चाय पत्तियों के क्यूरिंग में हम किसका उपयोग करते हैं, जीवाणुओं का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो धान की फसल को में पैदावार बढ़ाने के लिए मृदा में जो है ऐसा कौन सा जीवाणु काफ़ी उपयोगी होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, एनाबीना। एनाबीना नामक जो है जीवाणु, यही जो है धान की पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कुछ लोगों को लगेगा एजियोटोबैक्टर लगेगा, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, एनाबीना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जो रेफ्रिजरेटर में जो है खाना रिजर्व करके रखा जाता है, उसको ठंडे उसमें रखा जाता है, तो किस में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। तो उससे खाना खराब नहीं होता है, और हम लोग जो है फ्रिज में जो खाना रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कम होगी और भोजन खराब नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो दही जमाने में हम लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों को अलग कर दिया गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो दूध के दही के रूप में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण में योगदान देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विषाणु माने जाते हैं। विषाणु जो है वो क्या माने जाते हैं, तो
सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है इनका, तो निर्जीव सजीव के बीच में होते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा सी। और जैसे नमी मिलती है वैसे ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है। जो विषाणु होते हैं वो वृद्धि किस में करते हैं? ठीक है, तो जीवित कोशिका में। ये पहले मृत में पाए जाते हैं, मतलब इन्हें निर्जीव टाइप के दिखते हैं, लेकिन जैसे वो किसी कोशिका जीवित कोशिका में पहुंचते हैं वैसे सजीव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो विषाणु जो है वो जीवित कोशिका में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, अभी मैंने आपसे बताया क्योंकि माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्रिस्टलाइज मतलब ये निर्जीव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम्स कहाँ अनुपस्थित होते हैं? तो इसका है विषाणुओं में। विषाणुओं में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है। विषाणु जो है इसमें क्या पाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो शैवाल होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये होता है सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। कौन सी ऐसी शैवाल है जिससे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं? ये समुद्रों में पाया जाता है, तो ये है आपका लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक जो है शैवाल होती है जिससे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषित है। कौन सा इसमें एक स्वपोषित है? स्वपोषित मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और वो है शैवाल। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। समुद्रों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्वपोषित कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसा कौन है जिसे हम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइजोबियम का भी करते हैं, नीलहरित शैवाल का भी करते हैं, और एंजोला का भी करते हैं, तीनों करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने साथ शैवाल लेके जाते हैं, तो एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्री उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो लाल रंग जो है लाल सागर के ऊपर पाया जाता है, और याद रखिएगा लाल सागर के ऊपर जो शैवाल पाई जाती है वो रेड कलर की पाई जाती है, वो शैवाल होती है, इसी कारण हम इसको लाल सागर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फंगी होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, और लेमिसेलुलोज की बनी होती है, हेमिसेलुलोज की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है सारगासो समुद्र का नाम क्या है। तो सारगैसो, इसको हम सारगैसो भी पढ़ते हैं। तो सारगैसो एक समुद्र है, और ये कहाँ है? तो ये समुद्र जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इस मैप के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, और याद रखिएगा वहाँ पर बहुत सारी घासें पाई जाती हैं, वो शैवाल होती हैं, और उनको हम शैवालों के कारण उनको हम सारगैसो कहते हैं। तो ये सारगैसो नामक घास पाई जाती है, उसको हम जो है शैवाल होती है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम याद रखिएगा सागर पड़ गया, तो उसे सारगैसो सागर भी कहा जाता है। और ये बिना तटों का सागर है, ये भी याद रखिएगा सारगैसो सागर। ये कहाँ बनता है?
उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आप इस मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मैराथन क्लास के अंतर्गत हमने बायो का रखा है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।